सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स है। तो हम लोग 17th और मतलब आज और कल दोनों के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। संडे वाले जो टॉपिक्स है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, सो नॉट टू वरी। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, कोई टॉपिक्स आपके मिस नहीं होते। ये देखो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं मंडे को, यू कैन सी ऑल दिस टॉपिक्स। सो अरोरास क्या होते हैं, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन कैप्चर एक टॉपिक एनवायरनमेंट का आ जाता है। पंचायती राज का जो रिवाइविंग है वो कैसा है, पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। आईसीटी को अब ट्रस्ट शब्द यूज़ किया जाएगा, तो आईसीटी डिस्कस करेंगे। तो सेम जो ट्रस्ट शब्द है इंडिया यूएस पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में तो ये चेंज हुआ है। तो आईआर क्या है, आईआर के इसमें डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्रोविज़न पॉलिटी का टॉपिक है। डीईआई का टॉपिक एक आपका आ जाता है। फिर पर्सन मतलब ये जॉन ट्रॉस प्रीलिम्स से रिलेटेड है। एमआरएनए कैंसर वैक्सीन है, साइंस एंड टेक का टॉपिक है। लॉगरहेड टर्टल्स एनवायरनमेंट का टॉपिक है। न्यूट्रिनो डिटेक्शन एक साइंस टेक का टॉपिक आ जाता है। कोरल रीफ ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। जेनेटिक स्टडी ऑफ ग्रीनलैंडिक पॉपुलेशन ये एक तरीके से साइंस टेक और एनवायरनमेंट में आ जाएगा। फिर आपका साइंस टेक आ जाएगा। फिर आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आ जाएगा। और कुक आइलैंड और चाइना की बात करेंगे तो ये आईआर बेस्ड और ज्योग्राफी का टॉपिक आपका आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स एक एक करके वी विल डिस्कस। और मंडे का सेशन, संडे का भी कंटेंट आपका कवर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि संडे का आपका कोई कुछ छूट जाएगा, बट एक दिन का थोड़ा ब्रेक रहता है। तो एक पूरा वीक काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो पूरा वीक का कंटेंट फिर आपको मिलता रहता है। काफ़ी सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो उसकी क्लासेस और सब वो भी, उसकी रिकॉर्डिंग और वो सब भी होती है। तो क्वेश्चन आज मेंस का देख लो। लोकल गवर्नेंस हैज़ गॉन थ्रू न्यू ट्रांजिशन बट विथ लेस इम्पैक्ट। बहुत बैलेंस भाषा का इस्तेमाल करके लिखना है। और देर इज़ ऑल्सो टर्म्स लाइक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको लिखते रहना है। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये आकलन प्लस है, ये आप उससे आंसर राइटिंग के लिए जो है जुड़ सकते हैं। तो या फिर अगर आप ऐसे कोर्स का हिस्सा हैं तो ऐसे कोर्स का चाहें तो हिस्सा बन सकता है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये कोड जरूर से डालना है ज्वाइन करने में, यूपीएससी लाइव। तो इससे जो भी ऑफर होगा अमाउंट रिड्यूस आपका हो जाएगा। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और PT 730 कोर्स है आपका, हो गया सुपर 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2 साल का करंट अफेयर्स है। कंप्लीट क्रैश कोर्स जिसमें पूरा का स्टैटिक और 2 साल का करंट सब कुछ है। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर अभी तक आपको नहीं है तो ये मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है और आप देख लो, ये पूरे इतने सारे क्वेश्चन सेशन से आए हुए हैं। आप कहीं भी कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी के, आप उनसे रिकॉर्ड मांग लो कि आपके कितने क्वेश्चन आए, ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक, फिर डिसाइड कर लो। ठीक है, जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ 39 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट है ये, इसका पूरा वीडियो लेक्चर है और आप सबको जाके खुद देख भी सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे कंटेंट को कवर करें, ऐसा मेरा कहना है। और ये डिसीजन मेकिंग आप करें, मतलब इस साल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं और भी अगर आपने कर रखा फिर भी आपको इन चीज़ों को करना ही पड़ेगा। बिकॉज कंटेंट का जो क्वालिटी है, रेलेवेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग राइट सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़पेपर बेस्ड है, जो स्टैटिक पार्ट है उसमें जो स्टैटिक किताबें हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उनको कवर करना। आपको लगता होगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन जिस तरीके से दैट आई विल कवर, वो थोड़ा आपको अलग तरीके का पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा और रिवीजन में भी काफ़ी हद तक आपका हेल्प करेगा। तो ये है, बाकी सारी डिटेल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर भी अराउंड 50 के आसपास आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस थे। मैंने 39 स्क्रीनशॉट का भी आपको जल्दी से दिखाया, उसका वीडियो पड़ा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। चलो, अंडरस्टैंडिंग अरोरास। अरोरास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी ऑल आर अवेयर कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ डायग्राम थोड़ा सा देखो तो ऐसा जो आपके नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लाइटिंग होती है, डेवलप होती है, और अलग अलग डिफरेंट कलर की लाइटिंग डेवलप होती है। और वो क्या है कि सोलर जो पार्टिकल्स हैं, सोलर फ्लेयर्स, मतलब जब सूरज है, सूरज से काफ़ी सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, उसका और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक टकराव होता है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरेक्शन होता है, और उससे ये नदर्न लाइट्स और ये सब जनरेट आपकी होती हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने नॉर्मल स्टेट में हो जाते हैं, बट वो कई सारे एनर्जी जो रिलीज़ होती है जो कि लाइट फॉर्म होती है। अब ये भी बहुत ही टेक्निकल आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को हमारे जो आइनोस्फीयर के अंदर है, बट वो एक समय के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, बट जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई उसकी वजह से लाइट आपकी जनरेट होती है। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है जिसकी वजह से ऑरोरास जनरेट होता है, और ये जो मैकेनिज़्म ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लेकर मेंशन्ड है, तो वो भी आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए कि हाँ
ये एक फैक्टर आपका। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस जो रिलीज होते हैं सूरज के द्वारा, आइदर किसी सोलर विंड या है ना, या फ्लेयर्स के द्वारा जो रिलीज होती है, और फिर उसका इंटरेक्शन जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं मैग्नेट एंटर करते हैं मैग्नेटोस्फीयर, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उनकी एंट्री होती है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी वजह से जो अलग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एक टाइम के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आपके अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन जो एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र हुई है उसकी वजह से जो लाइट्स हैं वो जनरेट होती हैं। तो ये मैकेनिज्म साइंस ऑफ अरोरास बहुत आपको क्लैरिटी होना चाहिए। यही पॉइंट्स है। देखो, जो नदर्न हेमिस्फीयर में होती है उसे हम अरोरा बोरेलियसिस बोलते हैं, और सदर्न में आप रखो, सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरास ऑस्ट्रेलिसिस। तो आपको बस याद रखना ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उससे ऑस्ट्रेलिसिस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट लोकेशन जैसे अलास्का, नॉर्वे, कनाडा में बहुत देखने को मिलती है। ये कई जगह आइसलैंड में देखने को जो है मिलती है अरोरास, अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना हो। कार्बन कैप्चर की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन कैप्चर है। ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन कैप्चर, तो ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग पार्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन कैप्चर, देखो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन एक बड़ा फैक्टर है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कई सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इन सब में जो CO2 का रिलीज़ होता है, हम लोग कई चीज़ें जैसे एक तरफ एडाप्टेशन, दूसरी तरफ मिटिगेशन। मतलब एडाप्टेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब हुआ कि जो भी सिचुएशन उसके प्रति हम अडाप्ट कर रहे हैं। मान लो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा तो हम अपने एग्रीकल्चर को चेंज कर रहे हैं, इंसान के हैबिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ा तो हम उस पर चेंजेस कर रहे हैं। तो मिटिगेशन का मतलब ऐसे तरीके जिसकी वजह से जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपका, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उन फैक्टर्स को, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को आप रिड्यूस आप कर रहे हो। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका एक कई महत्वपूर्ण रोल हो सकता है CO2 को कैप्चर करने में, और क्योंकि कैप्चर करके उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसको स्टोर करना। इससे जो अमाउंट ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, और खासतौर से CO2, उसको रिलीज किया जा सकता है। अब जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको कार्बन को आपने कैप्चर किया और फिर स्टोर किया। अब ये इससे कह सकते हैं मे अलाउ कंटिन्यूड पॉल्यूशन बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब ये इसका ये कहा जाता है कि आप एक तरीके से ये कह रहे हो कि हमारे पास CCS सिस्टम, मतलब आप कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर सकते हो, ये एक सिक्योरिटी माइंड के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे कि भाई कार्बन का एमिशन ही ना हो। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर आ जाती है तो हम कार्बन एमिशन को ना रिड्यूस करके कार्बन कैप्चर स्टोरेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ये भी एक लेवल तक ही ठीक होगा, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी इसमें काफ़ी अधिक ज़रूरत पड़ सकती है। CCS टेक्नोलॉजी की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे लाइक इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। इससे बेटर है कि वी कैन मूव टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, वाटर सोलर एनर्जी की तरफ हम जा सकते हैं। तो स्टडी क्या कहती है कि इट्स नॉट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ये बहुत आप कह सकते हैं कि सस्ता नहीं है। इट्स बेटर कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन कि अगर हम CCS सिस्टम को हर जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कार्बन कैप्चर स्टोरेज आप हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के 39+ क्वेश्चंस, ये आप देख लो, ये पूरा स्क्रीनशॉट, इसका पूरा वीडियो बना हुआ है। तो ये प्लीज़ देखो, ये जैसे ऐसे ये जो टॉपिक जहाँ से मैंने पढ़ाया ना, ये किनारे का एक कोना सा टॉपिक आता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग ऑलरेडी भूल चुके होंगे ये। फिर अगले साल जब क्वेश्चन खूब सारे आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर कुछ भूल जाएंगे। ये इस टाइप का कॉर्नर सा आता है, और यहीं से आप देखो ना, इन्होंने हाइड्रोजेल का लास्ट ईयर का प्रश्न बनाया था। अब ये मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ। देखो ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ से आया था हाइड्रोजेल का एक टॉपिक जो है। आप चाहो तो मेरा सेशन देख लेना 5 नवंबर 2023, यूट्यूब में पढ़ा है। ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये यूट्यूब के कंटेंट से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन से। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कंसेप्ट है, ये अब सेशन देख लो। 1 अगस्त 2023 है, बट किसी दूसरे संस्थान में तब मैं काम करता था, तो वहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, हाइड्रो प्रोजेक्ट जनरेटर करके क्वेश्चन आपका एक आया था, इसमें ये आया था, ये लास्ट ईयर प्रश्न जो आपका आया था। तो ये देख लो आप, ये क्वेश्चन आपका इस सेशन के अंदर है। तो ये सब चीज़ें आपको बस, ये इकोनॉमी की क्लासेस मैंने जो कराई थी, वहाँ से आप प्रश्न देखो कितने सारे हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ, ये यूट्यूब में फ्री क्लासेस में बता रहा हूँ। किसी बड़े से संस्थान में ना 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो तो ढिंढोरा पीट देता है। यहाँ 39 क्वेश्चन हैं,
और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखोगे, जो सेशंस हम लोग ऑनलाइन है वो है, और प्लस जो कोर्सेस हैं जिस पर रिवीजन कोर्सेस है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ें न्यूज़ ना लोग ध्यान नहीं देते, अरे ये कौन पढ़ेगा। और अभी भी पुराने ढल्ले से बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ाइयाँ चल रही हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला, वो पुराने ढल्ले से ही पढ़ा रहे हैं कि 4 महीना ये, 4 महीना वो, 5 महीना ये, साल 1.5 साल वही पढ़ाई चलती रही। आपको बस एक स्टैंडर्ड जो है वो आपको सेट करना है। देखो न्यूज़पेपर को और जो एक कंटेंट है इसको मिस मत करना, सिलेक्शन होना है, इसको अपनी ईगो में नहीं लेना है। मान लो मैं किसी से बात कर लेता हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ में समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं आपके लेवल में आके आपसे बात कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझें, क्योंकि हम लोग भी एक्सपेरेंट रहे हैं, तो उस चीज़ को समझने के आपके माइंडसेट से चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। तो एक न्यूज़पेपर को कवर करना, और बट ऑल्दो क्या टॉपिक कवर करना है, किस कंटेंट को लेना है, किसको नहीं लेना है, वो मैटर करता है। अब उसमें आप लोग हम मेरी एक्सपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ फिर कह रहा हूँ, इस साल अगर प्रीलिम्स कर रहे हो तो ये क्रैश कोर्स मिस मत करना, या PT 730 अगर खाली करंट अफेयर करना है, लेकिन क्रैश कोर्स में PT 730 भी इंक्लूडेड है। और कोड मैंने बता रखा है, आप UPSC लाइव ये कोड यूज़ कर लेना, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय 50%। ठीक है, ये कोड यूज़ कर लेना UPSC लाइव, और 60+ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ गो थ्रू इट और कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो ये देखो, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज मूवमेंट। ये सब कंटेंट आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। कंटेंट सारी प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में आपका इतना सारा कंटेंट कवर हो रहा है इसमें। कई लोग कह रहे सर शॉर्ट, आप जितने भी इधर उधर के कंपाइलेशन की बात करते हो उसमें ना इतने प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे ना इतने मेंस के क्वेश्चन आएंगे। 1-1.5 साल का कंटेंट अगर कहीं से आप पढ़ते हो, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये दिक्कत तो है कि मैं जो पढ़ाऊंगा कंटेंट अधिक रहेगा बट उसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे GS पेपर 1 हो, GS पेपर 2 हो, मेंस में GS पेपर 3 हो और GS पेपर 4 हो, तो वो चीज़ आप कैसे ऐसे का हो तो उस पर रेलिवेंस बहुत अधिक है, डायरेक्ट प्रश्न उन टॉपिक से है। तो इतना ज़्यादा अगर रेलिवेंस किसी चीज़ का रहता है तो उसको आपको अपना मतलब प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कई लोग हैं जो हो सकता है कि अरे सर, कि आपको लगेगा कि सर भी न्यूज़पेपर करा रहे तो मैं भी न्यूज़पेपर कर लूँगा। आप 1 हफ्ता कर लो, 1 हफ्ता करके अपने आप से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्सपेरिमेंट कर लो। आप देखो कि क्या आपका जो मतलब लेवल किस टाइप से है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप 1 हफ्ता खुद से पेपर पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, और फिर एक उसी हफ्ते के मेरे सेशंस देखो, उनके टॉपिक लिस्ट देखो, कवरेज देखो। आप देखो कि क्या दोनों में कितना मैचिंग है। अगर वो 70-80% मैचिंग है, इसका मतलब फिर खुद से पढ़ लो। अगर आपका मैचिंग नहीं है, बट मेरा मानना है कि 10-20% से ज़्यादा नहीं होगी, तो टॉपिक का मतलब ये नहीं कि मतलब पंचायती राज देखा तो था सेम होगा। कंटेंट का कवरेज, उसमें भी मैंने क्या पढ़ाया है, मतलब मुझे, मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था वो हुआ था, वो दैट इज़ नॉट माई जॉब। मतलब उस चीज़ की जिम्मेदारी वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पॉइंट क्या है, किस आर्गूमेंट को लेना है, किस डायरेक्शन से चीज़ों को लिंक करना है। एक बार करके आप मैचिंग करके देखो कि क्या उस लेवल तक आप रीच कर पाए हैं। अगर आपको लगता है आपका रीच हो गया तो आप खुद से पढ़ सकते हो, नहीं हुआ है तो बहुत एक्सपेरिमेंट प्लीज़ मत करो, इधर उधर की बातों में नहीं आना है। अलग अलग सेशंस यूट्यूब में है, वहाँ भी अगर आप कंपेयर करना करके अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर लें, उसके बाद ही जाएँ। सिंपल सी बात है। चीज़ यही होती है, हम लोग को जो फेस करना पड़ता है वो यही है कि हाई लेवल का कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है, तो उसका सम्मान जो है थोड़ा रिड्यूस ही हो जाता है। कुल मिला के यही रहता है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अब जो लोग सोचे वो अलग बात है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ इस चीज़ को लेकर कि जो लोग कहीं बैठे कहीं तैयारी अपनी कर रहे हैं तो उन तक अच्छा कंटेंट जाए, एटलीस्ट उस कंटेंट से उनका बहुत सालों की मेहनत बच सकती है अगर आप सही चीज़ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पंचायती राज के कंटेक्स्ट में लोकल गवर्नमेंट की बात है, तो इस पर काफ़ी चर्चा हो रहा है। देखो, एक टर्म यूज़ हमेशा होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे जो लोकल लेवल पे सरकारें हैं इनके लिए शब्द यूज़ होता है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें लोकल जो लोग हैं वो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे चाहे वो थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी हो, लोकल रिप्रेजेंटेशन हो, ग्रास रूट एम्पावरमेंट हो, सब में एक महत्वपूर्ण रोल है। पंचायती राज सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें वुमेन 14 लाख, नियरली 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये आप डेटा कोट कर सकते हो। कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ का लेवल इतना नहीं कर देना कि उसके रेलिवेंस पे हम चैलेंज कर दें। आपको देखना है क्या ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी किसी चीज़ को लेकर रखना है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, जो मतलब कई सारे, जैसे डिक्लाइन इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का जो इंगेजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लोकल गवर्नेंस के लिए, बट उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उस पर ओवर डिपेंडेंस देखने को मिला है। ये है, बहुत सारी जो पंचायत हैं वो सेंट्रल स्कीम्स के उसमें ही है ऑटोनॉमी, क्योंकि सेंट्रल स्कीम्स होगा तो सारा डायरेक्शन ऊपर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, तो उसकी ऑटोनॉमी की बात करें तो उसका भी लॉस है। पॉलिटिसाइजेशन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है।
पॉलिटिसाइजेशन आप देखोगे कि है ना, पॉलिटिकल जो एक फैक्शंस लोकल लेवल पे भी डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अधिक आपको कह सकते हैं कि जो यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए उसकी भी कमी देखने को आपका मिलता है। ऑल दो कुछ स्टेट्स में काफ़ी, जैसे केरला का आप कोट कर सकते हैं कई बार एग्जांपल, केरला का जो मॉडल ऑफ लोकल गवर्नेंस है उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है। कई सारे शिफ्ट देखने को मिला है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो देखने को, इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज़ को मिलना चाहिए। लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब जैसे अब जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कार्य होता है, अब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे निर्भर करना होना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपको लगभग 29 सब्जेक्ट्स एरियाज़ है जो 11 शेड्यूल है जहाँ पे लोकल गवर्नेंस की जरूरत है, बट अगर उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र ही नहीं है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वी यूज द वर्ड, तो वो अगर वही आपके पास तंत्र नहीं, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, तो ये देखना है। फिजिकल ऑटोनॉमी की बात करें तो डायरेक्ट ट्रांसफर पंचायत की बात करें तो हैव इंक्रीज्ड, बट यू अनटाइड जो ग्रांट है हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम 80, मतलब जो ग्रांट दिया जाता है उसमें भी काफ़ी कमी आई है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी कमी है। रिमेजिनिंग द वेलफेयर स्टेट, तो कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं ये, इसमें भी बहुत सारी चीज़ है। अब कैश ट्रांसफ़र का मतलब है कि भाई बेनिफिशियरी आपने आइडेंटिफाई किया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसमें भी जो रूल पंचायत का इंटरमीडिएट मध्यस्थता का काम ही उनके तक सीमित रहा है, तो वो भी एक आप कह सकते हैं लिमिटेड आस्पेक्ट ही है। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो सिटी गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस हो गया है, रूरल एरियाज़ पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत अल्टीमेट चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं ना, बहुत अल्टीमेट, आप बुक में भी किसी को रीच करेंगे तो ये आपको कुछ नया पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जाता है। रिवाइविंग पंचायत, अगर पंचायती राज को हमें रिवाइव करना तो सिटीजन्स का हमें उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी जिससे कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। फिर वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों पे देखो, अब जो है पंचायत का रेलेवेंस और अधिक कई दूसरी चीज़ों को लेकर हो गया है। क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें, ये सब ऐसे एरियाज़ आ गए हैं जहाँ पे लोकल लेवल पे कार्य करना मैटर करता है, क्योंकि फाइनली लोकल लेवल पे ही स्कीम्स आपकी इंप्लीमेंट होगी और फिर आगे बढ़ती हैं। तो इसको देखना है। नए विजन की बात करें तो लोकल गवर्नेंस इन इंडिया एक कलेक्टिव मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये शब्द आप यूज़ कर सकते हो कि कई बार इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो जाता है तो इट इज़ ग्रास विदाउट रूट। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमें बहुत स्ट्रेंथन, बट ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, एक तो यूटोपियन या फिर हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बातें करें तो ठीक है, बट जैसे मान लो कोई प्रधान बनता है, अब वो जो प्रधान है तो आपको ये देखना है कि वो कितने ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेके सीरियस है। अब करप्शन एक बड़ा प्रॉब्लम वाला इशू है, ये भी तो देखना है। तो ऐसा नहीं प्रधान बन गए आज एक घर 5 घर हो गए, करोड़ों कमा लिए, ये तो नहीं है कि आप सारी जिम्मेदारी उनको दे दे और वो जम के कमाई कर रहे हैं। तो वो करप्शन जैसी चीज़ों को दूर करना और अच्छे लोग जाएं, यंग लोग, यूथ जो वहाँ पे काम करे, वहाँ पे एंटर करके काम करे, तो यूथ जब वहाँ पे जाएंगे टेक्नोलॉजी से भी रहेंगे तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें और नए चैलेंजेस को हम मीट कर सकते हैं। वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, बट पंचायत पति जैसे कंसेप्ट को से बचना चाहिए। जैसे आपने वो पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी, वो प्रधान उनकी वाइफ होती है बट सारा प्रधान जो है वो के रूप में पति को कंसिडर किया। तो पंचायत पति जो एक कंसेप्ट होता है उससे भी हमें बचना है। मतलब ऐसा भी वुमेन का एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बस नाम दे दिए कि भाई ये बन गई, लेकिन ये भी देखना है कि उनके द्वारा कार्य भी किया जाए। जो भी जिम्मेदारी है उनके, जो लोकल गवर्नेंस की जिम्मेदारी है उसको भी उनके द्वारा निभाया जाए। ठीक है, तो अचीवमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ, चैलेंज है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लूज हुआ है और सिटीजन इंगेजमेंट बहुत है। तो 4 पॉइंट्स अगर आप देखोगे 10 नंबर पे यही 4 पॉइंट पे लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट आपका बनता है। चलो देखते हैं। अब ये इंडिया यूएस पार्टनरशिप पे मैंने कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस किए हैं, अब इसमें मैंने एक नया पॉइंट जो है आपके लिए पिक किया, जो एक नया है। जैसे मैंने कहा, एक टीचर के रूप में हम लोग का यही जिम्मेदारी बनती है। देखो, एक टॉपिक आता है जिस आईसीईटी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, कई बार डिस्कस किया, बाइडेन एरा के टाइम पे बहुत चर्चा में रहा है। तो अब इसको जो है नाम दिया गया है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिपिंग यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी को ही ट्रस्ट नाम से ट्रांसफॉर्म किया गया और एक कॉम्पैक्ट करके है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आईसीटी बेसिकली यूएस इंडिया के कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इन पर कई प्रकार के आप कह सकते हैं कि एरियाज़ में कहीं ना कहीं जो कई इन एरियाज़ पे कोऑपरेशन की बात की गई है।
ट्रस्ट जो इनिशिएटिव है, ये जो ICT है इसको रीब्रांड किया गया है ट्रस्ट नाम से। तो ये समझना, कभी आपको ट्रस्ट लिखने को बोला तो ICT का जो अभी हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वही ट्रस्ट पे लिखना है। तो व्हाट इज ICT? द फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन टू नेशन, लेवरेजिंग जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, उस पर फोकस करना। इनिशिएट किया गया था 2022 के अंदर, जो इनिशिएट किया गया था ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, जैसे चाइना और ये सब ग्रो कर रहा है, तो हमें भी ज़रूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजिकल लेवल पर ग्रो करें। US को भी ज़रूरी है, तो उस पर हम दोनों देश कैसे कोऑपरेट करके आगे बढ़े। कई एरियाज जो फोकस ICT के अंदर है, मतलब मैंने क्या कहा कि ICT इज इक्वल टू ट्रस्ट। अब पहले ICT बोलते थे और ट्रस्ट, मतलब पहले शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इस टाइप का समझना कि ICT ही ट्रस्ट है, ट्रस्ट ही ICT है, एक नए नाम से रखा गया है। तो एक तो ICT पे फोकस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी पे और लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट पे हम कोलैबोरेट करने की हमने बात की। सेमीकंडक्टर फ्यूजन और इन सब में भी है, कई चीज़ों पे है, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज़ के अंदर फिर करेंगे। फिर एजुकेशनल की जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, एक दूसरे की डिग्री को रिकॉग्नाइज करना, ये भी है। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल टेंशन्स आपके इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो उसको कैसे दूर करने के लिए हम साथ में कोऑपरेट करते हैं, ये भी एक चीज़ है। इनोवेशन और इन सब की तरफ आगे बढ़ें, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ में मैंने क्वेश्चनेयर्स आपको ऐड कर दिए, इनको रीड कर लेना। तो जितने भी क्वेश्चनेयर्स होंगे वो सब कुछ आपको एक फटाफट 2 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। देखो ये एक नई इनिशिएटिव जो मैंने पिक किया, इससे क्या बहुत जल्दी, क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है ना उसको छोटे छोटे भाग में बांटोगे ना, तो यही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस को मैंने एक साथ ऐड कर दिया। और ये देखो, इसीलिए मैं कंटेंट जब हम लोग बना, मतलब जब मैं इस द्वारा कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये सब आज के टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं मैं 2 दिन पहले के टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये सब आज के टॉपिक्स पिक किए हैं, स्क्रीनशॉट है। ऑल दो मंडे में मैं संडे का टॉपिक भी आपके लिए कवर करता हूँ, ठीक है। इसी में देखो एक टॉपिक और मैंने निकाल लिया है जो कि आपके लिए यूनिक है, कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म याद रखना, मतलब मिलिट्री पार्टनरशिप है, कॉमर्स बढ़ाना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये 3 चीज़ें इसमें हैं, मिलिट्री भी आ गई, कॉमर्स भी आ गया और टेक्नोलॉजी भी आ गई। ये US इंडिया कॉम्पैक्ट, या खाली बोले कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट न्यूज रिसेंटली, या कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है? इसमें मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ाना US इंडिया के बीच में, फिर कॉमर्स टेक्नोलॉजी के एरिया में कोलैबोरेट करना, ये भी है। इनिशिएटिव की बात करें, सीक्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन 2 नेशंस के बीच में, और अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात आपकी की गई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज ब्रिटिश रूल प्रेसिडेंट रूल फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, क्यों है ये डिस्कस किए हैं, कई सारे पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किया। इसमें एक चीज़ आप देखना कि जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर है इमरजेंसी से रिलेटेड, उसको रीड कर लेना, क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। अब ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि मैं पूरा इमरजेंसी चैप्टर आपको यहाँ पढ़ा दूँ, दैट आप भी समझते हैं, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट हाँ, इस बार आप हमें लक्ष्मीकांत की बुक में जो इमरजेंसी वाला चैप्टर, उसको आप एक बार गो थ्रू जरूर से हो। सो यहाँ पे जो है, जो इमरजेंसी वाला प्रोविज़न है कहाँ से इंस्पायर्ड है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, जो आपके 18th ऑफ द पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपका मेंशन है। जैसे हम इमरजेंसी का प्रोविज़न है जिसमें आर्टिकल 352, 356, 360 आर्टिकल जो है, 3 ये प्रोविजंस आपके लोकेटेड है। पर्पस मेनली क्या है, स्टेबिलिटी जो है किस तरीके से हम लेकर आए, और ये एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी चैलेंजेस उनको मीट करने में एक रोल प्ले करते हैं। जैसे मणिपुर है तो उसमें कई सारे चैलेंजेस थे, तो उसको दूर करने के लिए सेंट्रल एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से सेंट्रल का जो अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो एक तरफ नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 360 है। तो जैसे ये एक्सटर्नल एग्रेशन और इस सब में अगर स्थिति बनती है, उस केस में आर्टिकल 352 आपका जो है वो रेलिवेंस आपका हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में है, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ है, आर्टिकल 356 की बात करें, 360 की बात करें, 352 ये है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 352 दिस पार्टिकल्स अलाउ, मतलब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन के केस में अगर है ना, तो यहाँ पे कई फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 19 है। और ये है, कमेंट सेक्शन बताओ कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं, ये जरूर से हाईलाइट करना। 356 इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। सो व्हेन स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट
एबल टू फंक्शन तब प्रेसिडेंट रूल होता है। इसके बहुत डिटेलिंग में जैसा मैंने आपको बताया जाना है तो इमरजेंसी वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी धीरे धीरे आर्टिकल्स आएंगे तो बाकी मैंने जो पॉइंट्स वो आपको ऐड कर दिए, क्योंकि पूरा चैप्टर तो पढ़ाने के लिए 1.5 घंटा अलग से चाहिए। फिर आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कंटेक्स्ट में मेंटेन करने के लिए ऐसा सर्कमस्टेंसेस अगर है जिससे हम थोड़ा फाइनेंशियली कोई इश्यूज हम फेस कर रहे हैं तो उस स्थिति में फाइनेंशियल जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, ऑल्दो आज तक लगी नहीं है। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे कई बार आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी लगा, जैसे 1975 की बात हमेशा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है तो उनके टाइम पे जो है आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ था, और भी कई बार हुआ है। जो है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनका कहना है कि ये जो है मेनली पोटेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए ये है। तो अब जब भी आप लिखो तो ये जो इनके जो मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उनके द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है उसको आप कोट कर सकते हैं कि कोई भी पोटेंशियल जो क्राइसिस हो सकता है उससे बचने के लिए लाइक है ना दीज प्रोविजंस एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल क्राइसिस। इन कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस स्पार्क ऑनगोइंग डिबेट, कई सारी डिबेट है। अब इसमें कई क्रिटिसिज्म भी रखा जाता है कि इससे अथॉरिटेरिज्म हो सकता है। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अवेयर करना ऑफ देयर राइट्स ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन, जब भी मान लो कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है तो लोगों को अपने उनके राइट्स के प्रति जागरूक करें, ये भी बहुत मैटर आपका करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चनेयर्स जैसा मैंने आपको बताया ये पूरा मैंने प्रिपेयर कर दिया, पूरा आर्टिकल फटाक से आप रिवाइज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक DEI गोल करके एक होता है, ये एक टॉपिक आपका आता है। अच्छा, कौन किस टॉपिक से बिलोंग करता है मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बता देता हूँ। आई जस्ट वांट, मैं यहाँ इसलिए मेंशन नहीं करता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ चलते रहना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से हो सकता है, ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगी। DEI का मतलब है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो DEI है तो यहाँ पे कई सारे प्रिंसिपल्स और मेथड्स इंक्लूड होते हैं जिसके माध्यम से लाइक टू एनरिच एनवायरनमेंट बाय इंश्योरिंग ऑल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडेड विथ रिप्रेजेंटेटिव मेजर्स सपोर्टेड टू द थ्राइव। सो ये इट्स अ रिमाइंडर ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो वर्क प्लेस के अंदर आपकी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो मतलब जो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क प्लेस है तो वो वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी भी रहे, इक्विटी भी रहे, इंक्लूजन भी हो। मतलब सब लाइक है ना कि जो रिप्रेजेंटेशन हो आपका प्रॉपर हो, डाइवर्सिफाइड हो डिफरेंट ग्रुप से, फिर इक्विटी समानता मेंटेन रहे, फिर जो है सभी इंक्लूड रहे जो मतलब सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। तो मेनली इनइक्वालिटीज़ को दूर करना जो वर्क प्लेस के अंदर काफ़ी समय से प्रेजेंट है, इरेस्पेक्ट मतलब जैसे रेस, जेंडर, एबिलिटी, मान लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उस पर हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो DEI रेगुलेशन जो है ये आपका फॉलो किया जाता है। सो बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्स वर्क फोर्स है तो इससे कनेक्ट क्रिएटिविटी इनोवेशन बढ़ेगी, और इससे क्या है कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉय का मोरल और रिटेंशन भी होगा आप किसी को, है ना, क्योंकि डाइवर्सिफाइड होगा। फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कई डिफरेंट कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड आपका किया जाता है। फिर यहाँ पे ये लाइक इट्स अ इंटीग्रल टू क्रिएटिंग अ वर्क प्लेस दैट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी। मतलब जैसा हमारा समाज है तो हम ऐसा वर्क प्लेस क्रिएट करें जैसा समाज है वैसा वर्क प्लेस में भी उसी प्रकार का स्थिति बन रहे, ऐसा है ना, ऐसा ना हो कि हम कुछ सेक्शन को ही हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कॉमन क्रिटिसिज्म ये भी रहता है कि कई जो यूज़ है जैसे मतलब सिस्टमिक इश्यूज़ होते हैं, मतलब कई चीज़ें इमर्ज होती हैं आपकी मेनली, जैसे मान लो आप कहोगे कि DEI के तो उसमें कई बार मेरिट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और ये भी है कि ये भी आपका डिसएडवांटेज्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम मेजोरिटी का, तो हायरिंग प्रोसेस विल ऑल्सो भी अफेक्टेड। फिर कई ये भी कहते हैं कि क्रिटिकल व्यू रखते हैं DEI को लेके कि इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्रिएटिविटी भी आपकी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप रीड कर लेना, बाकी मैंने क्वेश्चनर्स आपको ऐड कर दिए हैं, 2 मिनट में PDF से आप रीड कर सकते हो। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मंथली जो है हिंदू समरी में आपके लिए निकालूँ एक प्रिंटेड फॉर्म, बुक फॉर्म में, तो उससे आपका काफ़ी समय बच सकता है। ऑस्ट्रिया सेलिब्रेट 200 ईयर ऑफ म्यूजिकल लेगेसी वॉल्ट्स किंग जॉन स्ट्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जॉन स्ट्रॉस उन्हें वॉल्ट्स किंग बोला जाता है और मतलब इम्पॉर्टेंट फिगर है ऑस्ट्रिया में। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लाइक और काफ़ी डांस कॉम्पोजिशन और ये सब के लिए जाने गए, और काफ़ी इनके म्यूज़िक को काफ़ी सराहा गया है। बाकी आप रीड कर लेना इसके बारे में चाहें तो। ठीक है, तो जॉन स्ट्रॉस वॉल्ट्स किंग के रूप में तो जाने जाते हैं।
और लाइक है ना, तो यहाँ पे फिगर 2 सेंचुरी आफ्टर इज 200 साल के बाद भी इनको जाना जाता है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं डांस कॉम्पोजिशन कई सारे एरियाज़ में इन्होंने कार्य किया है ना, रिलेटेड टू म्यूज़िक है मॉडर्न म्यूज़िक। तो यहाँ पे मॉडर्न म्यूज़िक मार्केटिंग में आज भी इनका रेलेवेंस देखने को मिलता है, कई सारे कॉन्सर्ट्स और इन सब में भी जो है इनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो एक अब क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, बट एक नई चीज़ है ये, आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ऐसी चीज़ों को लेके। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कैंसर वैक्सीन। तो देखो, मैंने mRNA बेस्ड वैक्सीन बहुत बार डिस्कस की है, बहुत बार, मुझे तो लगता है पता नहीं कितनी बार की है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। mRNA क्या होता है ना, तो इस पर हमने चर्चा बहुत 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 बार की है कि mRNA वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है। अगर कोई दिक्कत होगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग हाईलाइट कर दो। बाकी मैंने कंटेंट सारा इंक्लूड कर लिया है। और ये भी बता देता हूँ, रशिया ने कैंसर को लेकर mRNA बेस्ड वैक्सीन जो बनाई है उस कंटेक्स्ट में हमें जानना है। तो यहाँ तो ये तो न्यूज़ बस याद रखना है कि mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है और ये प्रोवाइड करने के, तो रशिया ने ये अनाउंसमेंट आपका किया है, ये डेवलप किया गया है लाइक जो वहाँ रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर है रशिया का, वहाँ के द्वारा आपका किया गया है। ठीक है, mRNA बेस्ड वैक्सीन कैसे काम करता है इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज न्यू बिल ऑन फॉरेनर्स कमिंग। तो ये बिल आएगा तब भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ प्रोविजंस कंटेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि संडे का सेशन भी आज कवर हम लोग कर लेते हैं। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स की बात करें तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स जो है ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसको सामने रखने की बात की गई थी बजट है ना। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये इंट्रोड्यूस भी करेगा इन द सेकेंड ना, तो मार्च दैट बिगिनस ऑन March 10 जो सेकेंड हाफ बजट का होगा, बजट सेशन होता है ना जो पहला आपका सत्र होता है पार्लियामेंट का। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ये बहुत सारे जो लॉज आपके ऑलरेडी हैं उनको कंसोलिडेट किया जाएगा और प्रॉपर जो फॉरेनर का रजिस्ट्रेशन, एंट्री, रेसिडेंसी सब डिफाइन करेंगे। देखो ये बहुत ज़रूरी है, इस पे मतलब हम लोग को इधर उधर का ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो हर देश में लोग होते हैं, हमें ये जानना जरूरी है आपके देश में कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, तभी हम रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब आप भी ब्यूरोक्रेट है तो आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम मतलब हम इलीगल इमिग्रेंट्स अलाउ करें। इलीगल को लीगल कैसे करें वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे यह है कि इलीगल इमिग्रेशन को हमें भी रोकना है क्योंकि उसके कई सामाजिक, आर्थिक और सिक्योरिटी जो है चैलेंजेस उनसे रिलेटेड आपके होते हैं। सो नेशनल सिक्योरिटी बिल में कई गाइडलाइंस रखी जाएंगी। अब जैसे ही आएगा बिल तब और डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे इसमें लगभग 6 चैप्टर हैं, 35 क्लॉजेज हैं। अब इसने कई सारे लॉज को कंसोलिडेट किया, जैसे पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेनर एक्ट 1946, इमिग्रेशन कैरियर रिलायबिलिटी एक्ट, इन सबको मतलब अलग अलग लॉ को कंसोलिडेट किया गया है। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर जो क्लियरली डिफाइंड रोल ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स के रोल को क्लियरली डिफाइन किया है। तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग एंट्रीज एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड। पासपोर्ट और वीज़ा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल बताया गया है कि कैसे जो किस तरीके से पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन आपका होगा। फिर नेशनल सिक्योरिटी, वन ऑफ द पैरामाउंट कंसर्न, मतलब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वो नेशनल सिक्योरिटी भी इस बिल के अंदर है। तो यहाँ पे ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल, मतलब फॉरेनर्स जो है उनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है एंट्री का बेस्ड ऑन थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, मतलब पब्लिक हेल्थ या सॉवरेनिटी देश का है, अगर वो उसकी पर्सन की वजह से अफेक्ट होता है तो उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। डिसीजन की फाइनलिटी है, डिसीजन जो है मेड होता है, किया जाएगा बाय इमिग्रेशन ऑफिसर्स। किसी भी पर्सन का जो है एडमिनिस्ट्रेबिलिटी है, मतलब एंटर करना, और वो जो भी डिसीजन हो वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। अनऑथोराइज्ड अगर एंट्री है तो एंट्री इनटू इंडिया विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर किया जाता है तो इसमें 5 साल की सज़ा या 5 लाख रुपए आपकी सज़ा हो सकती है। अगर ओवर स्टेइंग वीज़ा से ज़्यादा किया जाएगा तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन 3 लाख का हो सकता है। ठीक है, और बिल में यही चीज़ें हैं मैक्सिमम, कोई और चीज़ें आएंगी तो बिल जब इंट्रोड्यूस होगा तब हम और डिस्कस करेंगे। फॉरेनर्स जो है जो डेजिग्नेटेड लोकेशन है वहीं रह सकते हैं। फिर उसके बाद बिल के अंदर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और डेटा बेसिस, जिसके बेसिस पे इलीगल जो माइग्रेंट्स उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि आप प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन, अगर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वो भी जो भी फॉरेन पेशेंट्स आते हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस वो करें विद इमिग्रेशन लॉ, ऐसा इंश्योर आपका करना है। तो ये नए तरीके के हम लोग के देश के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसी आएगी और उसको इम्प्लीमेंट जो है वो रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉगर हेड टर्टल्स जो है जियो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है
टू नेविगेट लार्ज डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, देखो मेंस का इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा, बट प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो ऐसा करता है। तो लॉगर हेड जो टर्टल्स है, दे हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर द मैग्नेटिक सिग्नेचर, मतलब किसी भी एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये यूनिक चीज़ है, इतना इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास भी नहीं है, मतलब इंसानों की बात करें तो ये जो है एक बिहेवियर होता है जिसे बोलते हैं टर्टल डांस। तो इन लोकेशंस एसोसिएटेड विथ फूड इंडिकेटिंग लर्न बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है, एक बिहेवियर होता है जिसे टर्टल डांस। तो जैसे मान लो कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि यार यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है, और मेरे लिए ये चीज़ें जो चाहिए वो सब यहाँ अवेलेबल है, तो वो उस जगह पे फोकस जो है करता है टर्टल, और एक जो बिहेवियर ऑप्ट करता है उसे हम टर्टल डांस भी बोलता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो माइग्रेटिक, जैसे ये सी टर्टल्स हैं, दे यूज़ मैग्नेटिक फील्ड जिसके माध्यम से वो नेविगेशन, मतलब वो दे कैन ईजिली मूव एंड दे कैन ऑब्जर्व द मैग्नेटिक सिग्नेचर। अब इसमें दे कैन हैव, दे स्पेंड इक्वल टाइम दो मैग्नेटिक फील्ड में, बट दे आर एसोसिएटेड, है ना। तो यहाँ पे मतलब दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हैं अगर आप देखोगे, तो दे नो कि मतलब दे सेट द प्रेफरेंस कि वो किस क्यों प्रेफरेंस सेट करते हैं, वो भी आपका रहता है। सो एक मैग्नेटिक मैप क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से वो अपना नेविगेशन एक तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रिनोस 20 टाइम मोर एनर्जेटिक देन सीन डिटेक्टेड। तो जो एस्ट्रोफिजिस्ट है, मतलब जो आपका यूनिवर्स और इन सबसे रिलेटेड है, दे हैव डिटेक्टेड बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक एंड मोस्ट एनर्जेटिक जो न्यूट्रिनो है वो ऑब्जर्व किया गया है। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स आपके होते हैं, एंड जो बड़ी जो गैलेक्सीज होती है उनके द्वारा पार्टिकल्स आपके डिटेक्ट किए गए, मतलब रिलीज़ किए जाते हैं, एमिट किए जाते हैं। और ये डिटेक्ट किया गया भाई क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप करके है, ये आपका इसके माध्यम से डिटेक्ट किया गया है। और ये जो न्यूट्रिनो की एनर्जी है दैट इज़ ओवर 20 टाइम्स ग्रेटर देन जो पहले से रिकॉर्ड किया गया है। हॉरिजॉन्टल ट्रजेक्ट्री की बात करें, और है ना, तो मेनली आप कह सकते हो कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च भी है। और ये जो अच्छा एक चीज़ देखना, ये टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा चाहो तो रीड कर लेना। तो ये KM3 NET रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये एक टेलीस्कोप है जिसके माध्यम से इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरल रीफ इन गल्फ ऑफ इलात जो है रिकवर आपका किया गया है गल्फ ऑफ इलात। ठीक है, तो कोरल रीफ कोरल्स है तो गल्फ ऑफ इलात, इसका थोड़ा मैप मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये चीज़ रह गई, मैंने मतलब कॉपी किया था इसमें आया नहीं है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ इलात आप देखो कहाँ पे लोकेटेड है, एक बार ये जरूर से बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। तो जो कोरल रीफ है गल्फ ऑफ इलात के अंदर, तो वहाँ पे मतलब रीग्रोथ, कोरल रीफ इन गल्फ ऑफ रिकवर, मतलब रिकवर करा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इसमें भी जगह मेंशन नहीं है गल्फ ऑफ इलात लोकेटेड कहाँ पे, एक बार मैप में आप लोग देख लेना है ना। ठीक है, तो गल्फ ऑफ इलात जो है वहाँ पे कोरल रीफ है। देखो इसमें ना एक दो टर्म्स आपको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। एक तो जैसे कोरल ब्लीचिंग है, कोरल ब्लीचिंग का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे लाइक जो ग्रोथ शटडाउन कोरल रीफ का हुआ था, लाइक 3000 ईयर ग्रोथ शटडाउन, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही थी, और यहाँ पे है ना, तो पॉसिबल है मेनली जो सी लेवल का ड्रॉप है वो एक रीज़न था। फिर कोरल रीफ इवेंचुअली उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया, और हो सकता है जहाँ तक सी लेवल है वहाँ एंटर करके और उन्होंने अपना रीग्रोथ जो है वो किया है। तो यहाँ पे डीपर वाटर में वो री इमर्ज हुए हैं। कोरल डाइवर्सिटी यहाँ पे काफ़ी अधिक है, डिफरेंट फॉर्म्स की कोरल्स जो है यहाँ पे आपके पाए गए हैं। तो गल्फ ऑफ इलात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी रिवील्स हाउ आर्टिक लाइफ चेंज ग्रीनलैंडर जीन। तो एक जेनेटिक एनालिसिस हुआ है, जेनेटिक लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको स्टडी किया गया है, तो जो ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं इंडिविजुअल उनका, तो और उसमें कहा गया है कि मतलब बहुत ही कम लोग हैं वैसे, तो यहाँ पे कहा गया है कि इनिशियली जो स्टडी की गई, तो इनिशियली लोग साइबेरिया से जो है माइग्रेट किए थे। यहाँ पे जो इन्यूट सेटलर्स भी बोलते हैं, तो उन्होंने इन्यूट सेटलर, जो ग्रीनलैंड में जो इन्यूट सेटलर्स हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर एक स्पेसिफिक जीन वेरिएंट है उसके माध्यम से ही आर्टिक रीजन में वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। अब अगर हम आर्टिक रीजन में रहें तो नहीं रह सकता है, तो जीन भी आउटर एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में अपने आप को चेंज, उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर लोग वहाँ पे रह के अपने आप को मतलब दे आर एबल टू सर्वाइव, भले बहुत ही कम लोग हैं, तो वो उनके जेनेटिक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इन्यूट सेटलर्स हैं अगर हम बात करें, तो इसमें जैसे ओमेगा-3 रिच सील है, वेल मीट है, तो उसको वो मेटाबलाइज कर सकता है उनका शरीर, और फिर वो उसको कंज्यूम करके यूज़ कर सकता है। ये भी चीज़ भी हाईलाइट आपकी की है।
नेक्स्ट देखते हैं एम पॉक्स क्लेड आई बी करके है। तो एम पॉक्स बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है, बाय द मंकी पॉक्स वायरस, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। क्लेड आई बी जो है स्पेसिफिक जेनेटिक लीनिएज ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, उससे बिलोंग करता है। अब इसमें आप कह सकते हैं, इसमें क्लेड मतलब एक तरीके का एक वेरिएशन आप मानो, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि मतलब मंकी पॉक्स वायरस से ही एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, एंड ये ख़ास तौर से जैसे अफ्रीका में इसके वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। और मेनली अगर इसका ऑकरेंस देखें तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उससे के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से होता है। सो वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स ऑफर सम प्रोटेक्शन, अगर वैक्सीनेशन कराया जाए तो एम पॉक्स से बचा जा सकता है। अच्छा, ये भी आप याद रखना है कि ये जो एम पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये सिमिलर लीनियज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। सो फ्लाइटलेस एंटार्क्टिक मिज, ठीक है। तो ये बेल्जिका एंटार्क्टिका भी है, तो ये ओनली नेटिव इंसेक्ट है, स्पीसीज है अंटार्कटिका के अंदर। अब ये इंटरेस्टिंग है प्रीलिम्स के लिए, आपको याद रखना है कि ये ओनली नेटिव इंसेक्ट स्पीसीज है अंटार्कटिका के अंदर। और एक्सट्रीम सर्वाइवल है, मीन्स ये इट इज़ एबल टू सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट का कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर उसको सर्वाइव कर लेता है। और इसमें 2 लाइफ साइकिल्स भी प्रेजेंट है। बट अभी आपको ये समझना है कि अभी बेल्जिका अंटार्कटिका न्यूज़ में था, ये क्या है, ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है जो कि सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम अंटार्कटिका मतलब आपको पता है कि कितना हार्श एनवायरनमेंट वहाँ पे होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द और आप देखो सीखो दैट इज क्यूसेंस। क्यूसेंस क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि बहुत अधिक एडवर्स कंडीशन है तो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। डॉर्मेंट मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है ना, तो डॉर्मेंट। ये टेक्निकली जो शब्द इसके लिए यूज़ होता है उसे क्यूसेंस शब्द इस्तेमाल कहते हैं। फिर टेम्परेचर अडाप्टेशन है, क्यूसेंस के बाद धीरे धीरे अपने आप को उसका शरीर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, फिर वो फर्दर जो लार्वा का उसका ग्रोथ वो होता है और डेवलपमेंट स्टेज अचीव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुक आइलैंड ने साइन किया है एग्रीमेंट। तो कुक आइलैंड जो कि एक कॉलोनी थी न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने इसके प्रति अपना कंसर्न भी रखा है। तो कुक आइलैंड का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो आप। कुक आइलैंड ये लोकेटेड है, ये आपका न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड है, तो ये मैपिंग का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली चाइना की पार्टनरशिप इससे हुई है, चाइना इन्वेस्ट करने को ये सब तैयार है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि चाइना का प्रेजेंस अगर पैसिफिक ओशन में बढ़ता है तो उसका क्या चैलेंज आपका होता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो देखो बुक सीरीज़ आप लोग जरूर से जुड़ें, चाहे 26 की तैयारी कर रहे हो तो बुक सीरीज़ ऑलरेडी है, इस पर 75+ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रीलिम्स मेंस के लिए जितनी भी किताबें हैं इसी कोर्स के अंदर है। यूज़ द कोड UPSC लाइव, इससे अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा क्रैश कोर्स इस साल के प्रीलिम्स के लिए है, तो इसको भी आप मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो इसमें सब कुछ आपका कवर्ड है। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 39+ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, जिसको जो कि आए हुए हैं। ऐसे टॉपिक्स जो कि आप पूरे सिस्टम में आप देखोगे कहीं नहीं मिलेगी। ये देखो PFAS का टॉपिक है, जो कंटेंट पढ़ाया था वहीं से था, ये एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया है, ठीक है। ये देखो मोबाइल फ़ोन से आपने शेयर किया कि सर आपकी पहली क्लास का पहला टॉपिक है और UPSC के प्रीलिम्स में आया हुआ है, ये देखो ये है। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे दूसरा वो भी लिखा हुआ है। अब आप देख लो टाइम भी लिखा हुआ है, किस समय बच्चे ने सेंड भी किया, या स्क्रीनशॉट लिया, बैटरी साइज़ कितनी है, सब लिखा हुआ है मतलब पूछा नहीं, बट ये ध्यान रखना है। तो ये कंटेंट आप पढ़ोगे नहीं तो फिर चीज़ें मुश्किल होगा। देखो ये प्लेसेस इन न्यूज़ का एक ही वीडियो डाला था, उस पर सारे क्वेश्चंस आ गए थे जो प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड है। तो ये कंटेंट डिलिमिटेशन कमीशन जैसे पॉलिटी के टॉपिक्स आप देखोगे तो यहाँ पे इथिक्स और प्रिविलेज कमेटी के टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स मैंने किया है। तो ये सब टॉपिक्स आए हुए हैं UPSC में, हर साल आते हैं, पिछले साल भी आए हैं, इस साल भी मैं कंटेंट आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ। बट अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे और जुड़ेंगे नहीं तो कंटेंट आप तक कैसे रीच करेगा, ठीक है। कोई अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो नंबर आपके पास है, इस पर आप मैसेज करें और इसको पढ़ना स्टार्ट करें। ये कोड है UPSC लाइव, इस कोड का यूज़ करके अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा, तो ज्वाइन करें। PT 730 है, हिस्ट्री रिवीजन बैच है, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अगर आपको करना उसका सेपरेट है। इसके अलावा आप देखोगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, सारे कोर्स। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच जल्द लॉन्च होगा, और इस बार मैं पबैड भी प्लान कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी आपका जल्द लॉन्च होगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेंस का क्वेश्चन है, लोकल गवर्नेंस हैज़ गॉन थ्रू न्यू ट्रांजिशन बट विथ लेस इम्पैक्ट, इसको आपको डिस्कस करना है। तो ज़रूर से आप लोग लिखें, लिखना बहुत मैटर करता है। और ये आपका नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।